2012 से लेकर आज तक 2 विधायकों ने बारी बारी से भदोही विधानसभा में राज किया है। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो भदोही विधानसभा से, तो पहले ये दो चेहरे हैं 2012 से लेकर आज तक बैठे हुए हैं। आज तक किसी विधायक ने एक दूसरे के ऊपर यह नहीं पूछा कि आखिर विधायक निधि का धन कहां जा रहा है, पूर्वांचल विकास निधि का धन कहां जा रहा है, यह धन कौन डकार रहा है। 5 साल होने को आ रहे हैं। मैं जाहिद बेग से पूछना चाहता हूं कि 5 साल का आपका लेखा जोखा कब देंगे? 5 साल में आपने जो भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब कब देंगे? आपके विधानसभा की, हमारे और आपके विधानसभा की सोलर लाइटें दूसरे विधानसभा में बेच दी गई, हड़िया और प्रतापपुर में मिला है आपका फोटो बैनर के साथ। ये आप बताइए कि कितने में बेचा है आपने। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूं तो मैं तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को कहता हूं जो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे, लेकिन एक बात याद रखना, ये आपको जनता के बीच में आकर साबित करना पड़ेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। कर चुके हैं माननीय पूर्व विधायक जी, क्या आप उनसे सवाल पूछेंगे कि भदोही विधानसभा की सोलर लाइट को क्यों बेचा गया, किसने बेचा, कितने में बेचा? क्या जो यहाँ की राजनीति और विकास है साथ साथ चल रहे हैं वे? ऐसे दोनों विधायक सबसे बड़ी चुनौती भदोही विधानसभा के लिए हैं। ऐसे लोगों को हटाकर भदोही विधानसभा को स्वर्णिम भदोही विधानसभा बनाना है। बड़ी बड़ी बातें होती है कि हॉस्पिटल से अब दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाके लोगों को। ये बहुत माननीय उप मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे जनपद में, आपको याद होगा, वो समीक्षा करने हॉस्पिटल यही सुरियावा में गए। वहां पे एक महिला थी, उनसे बोले क्या तकलीफ है, उसने अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने पर्चा देखा, बोले दवा, बोले हमारे पति दवा गए हैं बाहर लेने। उन्होंने अपने फोन से कॉल किया उस व्यक्ति को कि बोला आप जल्दी आइए, यहाँ पे दवा आपको बाहर नहीं लेना है, आइए यहीं पे दवा मिलेगा। और वो शासन से पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे बैठे भ्रष्टाचारी घोटालेबाज उस पैसे को सही जगह तक नहीं पहुंचने देते। आप मानते हैं कि भदोही की राजनीति भी देश की तरह जाति से बहुत अधिक प्रभावित है? पहला, भदोही विधानसभा में निश्चित रूप से जातियों का प्रभाव है। कुछ जातियां हैं कुछ पार्टियों से जुड़ी हैं, कुछ जातियां हैं कुछ पार्टियों से जुड़ी हैं। पूछना चाहता हूं इन जनप्रतिनिधियों से कि कितने नौजवानों को आपने गाइड करके उसके बारे में बताया कि आप अगर कुछ व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इस प्रकार का लोन आप ले सकते हैं। या ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर हमें, आपको या और किसी नौजवान को किसी स्कीम के बारे में नहीं पता है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को खुद नहीं पता। देखिए, कहा गया है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़, गवार व भ्रष्टाचारी लोग हम आप पर शासन करेंगे। आज कालीन के उद्योग वही गिने चुने लोग कर रहे हैं जो पिछले 50 सालों से करते आए हैं। पूरे भदोही विधानसभा में 2 प्रकार के काम हुए हैं। पहला हाई मास्क लाइट और दूसरा आरसीसी रोड का ये धन 4 लाख का सरकारी धन जो आता है हाई मास्क के लिए 4,80,000, वो 80,000 में कंप्लीट कर लिया जाता है। 4 लाख का शुद्ध बचत जो भ्रष्टाचार है ये जनप्रतिनिधि और ठेकेदार मिलकर करते हैं। दो कौड़ी के क्वालिटी वाले सीमेंट, 2 कौड़ी की क्वालिटी वाले मटेरियल को यूज करके रोड बना दिया जाता है। 6 महीने भी रोड नहीं चलता। आप जो बात बोल रहे हैं, लगभग 70% लोग ऑफलाइन वो बात बोलते हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर भी क्यों कार्रवाई नहीं होती? फिर हम और आप कहां कंप्लेन करने जाएंगे? अधिकारियों के पास जाएंगे? अधिकारी तो पहले से ही भ्रष्टाचारियों से मैनेज है। अभी आपने एक त्योहार बीता है, आप देखे होंगे, उस त्योहार में निकलने वाले जुलूस के लिए तत्काल में एक रोड बना दिया जाता है। मौजूदा विधायक जाहिद बेग के पास कई बार वहां के गांव के लोग गए, नौजवान गए, बुजुर्ग गए, यहां तक कि उन्होंने वादा किया कि हाँ आपका लाइट मेला के पहले, रामलीला के पहले लग जाएगा, लेकिन निरर्थक, सब कुछ निरर्थक रहा। और इस कड़ी में मैं भदोही विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अगर युवाओं ने, नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अगर अपना आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से 2027 में आप लोगों के बीच में आऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। आप हमारे चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न जो क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, चिकित्सा के, राजनीति के या अन्य क्षेत्रों में, तो उनको हम जोड़कर आपसे बातें कराते हैं और जानते हैं कुछ विशेष मुद्दों को। इसी अंतर्गत आज हमसे बात करने के लिए भदोही के एक उभरते हुए युवा नेता और समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं शशांक मिश्रा प्रीतज जी। युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। लोगों के सुख दुख में उनके बुलाने पर उनके मदद के लिए खड़े रहते हैं। आज हम अपने चैनल पे इनसे जोड़कर जानते हैं, भदोही के राजनीति पे कुछ चर्चा करते हैं, एक युवाओं की क्या सोच है जो कि युवाओं के बीच में है उस पर चर्चा करते हैं, तमाम मुद्दों पर जोड़ते हैं शशांक मिश्रा प्रीतज जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले अगर आपकी ही बात करें तो आपके पास तमाम ऑप्शंस थे, आप सक्षम भी थे, तो क्या आपके मन में आया कि आपने राजनीति चुनी अपने लिए? देखिए, कहा गया है कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़, गवार व भ्रष्टाचारी लोग हम आप पर शासन करेंगे। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है
कि भदोही विधानसभा की राजनीति में जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको ससम्मान घर बैठाना है और युवाओं को आगे लाना है। ऐसे नेताओं को चुनना है जो समाज को और युवाओं को और हमारे पूरे भदोही विधानसभा को अपना परिवार मान के चले। और इस कड़ी में मैं भदोही विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अगर युवाओं ने, नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अगर अपना आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से 2027 में आप लोगों के बीच में आऊंगा। 2027 के लिए शशांक जी आप तैयार हैं। अगर बात करें तो भदोही के राजनीति में क्या देखते हैं, अभी सबसे बड़ी संकट क्या है भदोही की राजनीति में, चुनौती क्या है, और क्या जो यहाँ की राजनीति और विकास है साथ साथ चल रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि भदोही विधानसभा में क्या चुनौती है। मैं बार बार कहता हूं एक शब्द, सबसे बड़ी चुनौती भदोही विधानसभा में है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नेता। 2012 से लेकर आज तक 2 विधायकों ने बारी बारी से भदोही विधानसभा में राज किया है। मैं उनको राज करना ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए संसाधन बनाया है। तो वही 2 विधायक जो बारी बारी से एक राज कर रहे हैं भदोही विधानसभा में, उनकी बारी आती है तो वो लूटते हैं, उनकी बारी आती है वो लूटते हैं। कोई दोनों विधायक में से कोई एक दूसरे के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाता। ऐसे दोनों विधायक सबसे बड़ी चुनौती भदोही विधानसभा के लिए हैं। ऐसे लोगों को हटाकर भदोही विधानसभा को स्वर्णिम भदोही विधानसभा बनाना है। ऐसे लोगों को हटाकर जो रोड बनाने के लिए गबन कर रहे हैं, जो लाइटें लगाने के लिए गबन कर रहे हैं, जो खनन में गबन कर रहे हैं, जो चिकित्सा और शिक्षा में गबन कर रहे हैं, ऐसे गबनकारी और घोटालेबाजों को हटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन क्या है, कौन सा चेहरा देखते हैं, और क्या मतलब आपने कहा कि अगर वो लूट रहे हैं तो जनता तो जागरूक है, डिजिटल जमाना है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यही 2 चेहरे थे जो चुनावी मैदान में थे, चाहे 2012 हो जाए, चाहे 2017 हो जाए, चाहे 2022 हो जाए। आप बड़ी ही बारीकी से चुनाव को देखते हैं, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि इन 2 व्यक्तियों के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं था। इस बार 2027 में मैं नौजवानों की तरफ से, माताओं, बुजुर्गों और किसानों की तरफ से प्रत्याशी बनना चाहता हूं। अगर आप सभी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से ऐसे दोनों चेहरों को जो बारी बारी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं भदोही विधानसभा में, इनको ससम्मान घर बैठा दिया जाएगा। शशांक जी, आपने 2 बार कहा कि मैं सेवा के लिए तैयार हूं। 5 ऐसे मुद्दे जो अगर आप आते हैं चुन के तो आप अवश्य करना चाहेंगे भदोही के लिए। सबसे पहला मुद्दा जो मैं बहुत ही ज्यादा जोर देके बोलता हूं, भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार चाहे प्रशासनिक हो, वो भ्रष्टाचार चाहे आधिकारिक हो, वो भ्रष्टाचार चाहे कोई भी काम कराने के लिए ब्लॉक पे जाने वाला व्यक्ति अगर अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, चाहे नगर निगम के ऑफिस में जाए, नगर पालिका के ऑफिस में जाए, नगर पंचायत के ऑफिस में जाए या ब्लॉक में जाए, बगैर घूस दिए उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। कोई बुजुर्ग अगर एक्सपायर हो जाता है, यहां तक कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है बाबुओं को। तो ये सबसे पहला भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। दूसरा, जो कनेक्टिविटी है एक मार्केट से दूसरे मार्केट को जोड़ने का, मैं भदोही विधानसभा लेवल की बात कर रहा हूं। उस हर जगह पे वो रोड का हालत खराब है। अगर आप कस्तूरीपुर से करियाओं की रोड की बात करेंगे तो आप पहुंच नहीं सकते। 10 मिनट का रास्ता है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको 1 घंटे लगेगा क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं। 20 से 25 की स्पीड से आगे आप गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि वहां पे आपको कब कौन सा गड्ढा, कौन सा ब्रेकर आ जाए आपको पता नहीं। वो पैसा कहां गया, उस पैसे को यही नेताओं ने गबन करके अपने लिए साधन संसाधन बनाए हैं। तो दूसरा मुद्दा है सड़क। तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य। बड़ी बड़ी बातें होती है कि हॉस्पिटल से अब दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाके लोगों को। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज आप मेरे साथ चलिए कोई भी, और अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको दवा के लिए डॉक्टर बाहर के लिए न लिख दे तो आप बताना। माननीय उप मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे जनपद में, आपको याद होगा, वो समीक्षा करने हॉस्पिटल यही सुरियावा में गए। वहां पे एक महिला थी, उनसे बोले क्या तकलीफ है, उसने अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने पर्चा देखा, बोले दवा, बोले हमारे पति दवा गए हैं बाहर लेने। उन्होंने अपने फोन से कॉल किया उस व्यक्ति को कि बोला आप जल्दी आइए, यहाँ पे दवा आपको बाहर नहीं लेना है, आइए यहीं पे दवा मिलेगा। और वो दवा फिर यहाँ पे मिलता है। अगर दवा हॉस्पिटल में उपलब्ध है तो बाहर क्यों लिखा गया, बाहर के मेडिकल से खरीदने के लिए क्यों बाध्य किया गया ऐसे लोगों को? तो इस पे भी काम होने की आवश्यकता है। ऐसे भ्रष्टाचारों को रोकने का चिकित्सा पे भी काम होने की आवश्यकता है। शिक्षा पे बहुत ही मजबूती से काम होने की आवश्यकता है। किसी भी प्राइमरी पाठशाला में आप चले जाइए, वहां की स्थिति आप देखेंगे। और उसके बाद 5वां काम जो होना चाहिए वो गौशालाओं में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उस पे काम होना चाहिए। शासन से पैसा आता है लेकिन यहाँ पे बैठे भ्रष्टाचारी घोटालेबाज उस पैसे को सही जगह तक नहीं पहुंचने देते। तो ये 5 मुद्दे मेरे हैं जिसपे मैं बहुत ही मजबूती से काम करना चाहता हूं और मैं सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर बात करना शुरू करिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों से सवाल करिए। शशांक जी, आप युवा हैं, हम देखते हैं कि हर जात का युवा आपके साथ रहता है, आपका मित्र है। क्या आप मानते हैं कि भदोही की राजनीति भी देश की तरह जाति से बहुत अधिक प्रभावित है? पहली बात, और इसमें मैं एक और चीज इसमें सबमिट करना चाहूंगा। यहाँ की लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं बाहरी का, कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, अक्सर हम लोगों को बाहरी थोप दिया जाता है। इन 2 मुद्दों पे आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मैं बाहरी वाले सवाल पे जवाब देना चाहूंगा कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो पूरे भदोही के नौजवान साथी
एक स्वर में बोलते हैं कि बाहरी एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन्हीं साथियों में से कुछ लोग बाहरी दूसरे विधानसभा के लोगों को लाकर हमारे भदोही विधानसभा में पटकने का प्रयास करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बाहरी भदोही में लोकसभा न लड़े, तो ये भी सोचना चाहिए कि विधानसभा में भी विधानसभा के लोगों को ही मौका मिले। और रही बात जाति की, तो देखिए भारतीय राजनीति में अगर जाति का प्रभाव तो हमेशा रहा है, अगर ये कहें कि जाति का प्रभाव नहीं है तो ये बेईमानी होगी। लेकिन भदोही विधानसभा में निश्चित रूप से जातियों का प्रभाव है। कुछ जातियां हैं कुछ पार्टियों से जुड़ी हैं, कुछ जातियां हैं कुछ पार्टियों से जुड़ी हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा, मैं अपना जो पर्सनल मेरा सोचना है और मैं इस चीज को महसूस भी करता हूं अन्य जाति के नौजवानों से जुड़ के, अन्य जाति के गांव में जाके लोगों से मिलके, कि अगर कोई ऐसा प्रत्याशी मैदान में आता है जो प्रत्याशी लोगों से जुड़ सके, कनेक्ट हो सके, बगैर जाति की बात किए, बगैर धर्म की बात किए, बगैर संप्रदाय की बात किए, तो निश्चित रूप से जाति के ऊपर उठकर लोग मतदान करेंगे। और मेरा पर्सनल ये सोचना है कि मैं जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानता, सिरे से खारिज करता हूं। मैं सभी को एक भाव, एक समान रूप से देखता हूं। शशांक जी, अगर बात करें भदोही में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे की, तो कितना गंभीर मुद्दा मानते हैं? अब भदोही में एकमात्र कालीन ही व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम है और इसके अलावा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसको लेकर आपके क्या विचार है? अगर आपको कभी मौका मिलता है तो मान लीजिए विधानसभा 392 की ही बात करें, तो यहाँ के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, पलायन तो बहुत गंभीर मुद्दा है। हर घर से, भदोही जनपद के हर घर से कई नौजवान मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि उद्योगों की कमी और जानकारी की कमी। आज सरकार की तरफ से तमाम स्कीम चलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ कि कितने युवाओं को पता है कि सरकार ने क्या स्कीम चलाया है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर हमें, आपको या और किसी नौजवान को किसी स्कीम के बारे में नहीं पता है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को खुद नहीं पता। अब बताइए, जो नौजवान मुंबई जाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको यहां पे तमाम प्रकार के ऑप्शंस उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अभी सरकार ने कई प्रकार के लोन युवाओं के लिए, एमएसएमई लोन, मुद्रा लोन, व्यापार के लिए, पशुपालन के लिए लोन, तमाम प्रकार के लोन जो सरकार मुहैया करा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं इन जनप्रतिनिधियों से कि कितने नौजवानों को आपने गाइड करके उसके बारे में बताया कि आप अगर कुछ व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इस प्रकार का लोन आप ले सकते हैं। या फिर मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि कितने नौजवानों को यह बताया गया कि आप कोई व्यापार छोटा मोटा शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? जैसे आपने कहा कि कालीन के अलावा और कोई उद्योग नहीं है। कालीन अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग है। कालीन के उद्योग की जानकारी अगर कैंप लगाकर नौजवानों को दिया जाए सरकार की तरफ से, या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर ये इनिशिएटिव ले सके, तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज कालीन के उद्योग वही गिने चुने लोग कर रहे हैं जो पिछले 50 सालों से करते आए हैं। हमें और आपको उसमें घुसने का मौका इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें और आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। तो जानकारी देने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम स्कीम, तमाम प्रकार के चलाए जा रहे हैं कि आपको उद्योगों की जानकारी होगी। आपने अभी विश्वकर्मा योजना के बारे में आपने सुना होगा, सभी नौजवानों ने सुना होगा, लेकिन सुना तो है, लेकिन उसको समझा कितना है? और ना समझने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे और आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं बहुत ही निराशावादी हैं। उनको खुद पता नहीं है कि सरकार के द्वारा जो विश्वकर्मा योजना चल रहा है उसमें एक्चुअली क्या सरकार मुहैया करा रही है, सरकार किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहती है नौजवानों को देने का। इसकी जानकारी की कमी की वजह से ही यहाँ पे पलायन हो रहा है भदोही विधानसभा में। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं में इंफॉर्मेशन की जो कमी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको पूरा किया जाए। नौजवानों को उद्योग शुरू करने का जो पहला स्टेप है, पहले उसको बताया जाए। अगर मैं किसी भी एक युवा को पूछूं कि अगर आपको एक कालीन का ही छोटा उद्योग शुरू करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 90% नौजवान नहीं बता पाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं वो तो बता लेंगे, जो मुंबई दिल्ली अपना जीविकोपार्जन करने जा रहे हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि जानकारी की कमी है। और इसका जिम्मेदार मैं सीधा सीधा जनप्रतिनिधियों को ठहराता हूं। आपने सीधा इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ठहराया। बात करें जनप्रतिनिधियों की ही, तो एक ग्राम प्रधान के स्तर से लेकर विधायक, सांसद स्तर तक जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यों से, चूंकि आप हर जगह जा रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं? आपको लोगों का क्या फीडबैक है? देखिए, कहीं कहीं विकास हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकास किस प्रकार का हुआ है, मैं आपको बताता हूं। पूरे भदोही विधानसभा में 2 प्रकार के काम हुए हैं। पहला हाई मास्क लाइट और दूसरा आरसीसी रोड। क्यों हाई मास्क लाइट? क्यों? क्योंकि 80% से ज्यादा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है ये धन। 4 लाख का सरकारी धन जो आता है हाईमास के लिए, 4,80,000, वो 80,000 में कंप्लीट कर लिया जाता है। 4 लाख का शुद्ध
बचत जो भ्रष्टाचार है ये जनप्रतिनिधि और ठेकेदार मिलकर करते हैं। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूं तो मैं तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को कहता हूं जो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे, लेकिन एक बात याद रखना, ये आपको जनता के बीच में आके साबित करना पड़ेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। 80% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है। और दूसरा जो आरसीसी रोड, दो कौड़ी के क्वालिटी वाले सीमेंट, 2 कौड़ी की क्वालिटी वाले मटेरियल को यूज करके रोड बना दिया जाता है। 6 महीने भी रोड नहीं चलता, धंस जाता है। मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। अभी 3 महीने पहले जो रोड बना है, आज उसकी हालत देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 5 साल पुरानी रोड है। क्यों? क्योंकि वहां में यूज होने वाला मटेरियल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जो हाई मास्क लाइट लगा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 6 लाइटों वाला हाई मास्क केवल 1 या 2 जल रहा है, बाकी सब फ्यूज हो चुके हैं। और उसका रिपेयर करने के लिए अगर बोला जाता है तो जनप्रतिनिधि हाथ उठा लेते हैं कि नहीं 2 साल की ही गारंटी वारंटी थी, उसके बाद नहीं। आप जो बात बोल रहे हैं, लगभग 70% लोग ऑफलाइन वो बात बोलते हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर भी क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्या जो इससे जुड़े लोग हैं वो इतना मजबूत हैं कि कार्रवाई नहीं होती, कि लोग इतना जागरूक नहीं है? क्या लगता है? देखिए, लोग तो आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग जागरूक हैं, लेकिन चूंकि जो धन से दबा दिया जाता है, अधिकारियों का मुंह बंद कर दिया जाता है, आखिर हम और आप कहां कंप्लेन करने जाएंगे? अधिकारियों के पास जाएंगे? अधिकारी तो पहले से ही भ्रष्टाचारियों से मैनेज है। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे जनप्रतिनिधि, चाहे छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमारी और आपकी बात को अनसुना करते चले जा रहे हैं। बहुत से नौजवानों ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, एक भी रिकवरी नहीं हुई। मैं भी, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बातों को मैं उजागर करता रहता हूं। लोग यहां तक कि फोन करके ये बोलते हैं कि नहीं काम हो जाएगा, बस ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन आज तक निष्कर्ष शून्य रहा। क्या लगता है निराशा हटेगी, सूरज निकलेगा? निराशा तब हटेगी जब ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता हटाएगी। और मैं सबसे ज्यादा अपील करना चाहता हूं नौजवानों से कि उन्हीं के कंधे पर यह बागडोर है। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो भदोही विधानसभा से, तो पहले ये दो चेहरे हैं, 2012 से लेकर आज तक बैठे हुए हैं। 2012 में वो जीते, 2017 में वो जीते, 2022 में वो जीते। ये पूर्व विधायक भ्रष्टाचार किए तो मौजूदा विधायक ने कुछ नहीं बोला, और आज मौजूदा विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पूर्व विधायक ने कुछ नहीं बोला। आज तक किसी विधायक ने एक दूसरे के ऊपर यह नहीं पूछा कि आखिर विधायक निधि का धन कहां जा रहा है, पूर्वांचल विकास निधि का धन कहां जा रहा है, यह धन कौन डकार रहा है। 5 साल होने को आ रहे हैं। मैं जाहिद बेग से पूछना चाहता हूं कि 5 साल का आपका लेखा जोखा कब देंगे? 5 साल में आपने जो भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब कब देंगे? आपके विधानसभा की, हमारे और आपके विधानसभा की सोलर लाइटें दूसरे विधानसभा में बेच दी गई, हड़िया और प्रतापपुर में मिला है आपका फोटो बैनर के साथ। ये आप बताइए कि कितने में बेचा है आपने? भदोही विधानसभा का भविष्य कितने में बेचा है? इसका जवाब कौन देगा और इनसे सवाल कौन पूछेगा? मैं और आप पीछे आते हैं, सबसे आगे आने वाले वो हैं जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इनके खिलाफ हारे हैं और जो भदोही विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। माननीय पूर्व विधायक जी, क्या आप उनसे सवाल पूछेंगे कि भदोही विधानसभा की सोलर लाइट को क्यों बेचा गया, किसने बेचा, कितने में बेचा और आपके जेब में कितना धन आया? सीधा सा सवाल है। शशांक जी आज आए हैं हमारे ऑफिस में, सुरियावा में है। सुरियावा से आपका विशेष लगाव भी है, जुड़े भी हैं पूरी तरह से सुरियावा से। यहाँ अगर बात करें तो एक प्रमुख भदोही विधानसभा का ये बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ कौन सी कमियां देखते हैं और यहाँ क्या जरूरत है विकास की? देखिए, सुरियावा नगर पंचायत में ऐसे तमाम कार्य जो हुए हैं पिछले दिनों, उसमें हम लोगों ने मजबूती से आवाज उठाया है। कई भ्रष्टाचार का काम हुआ है, हम लोगों ने मजबूती से आवाज उठाया और हम लोगों को यहां तक आश्वासन मिला कि 1 महीने के अंदर उस रोड को सही कर दिया जाएगा, अटल चौराहे से लेकर जो मार्केट में रोड गई है। लेकिन अब उसमें यह देखने को मिल रहा है कि उसमें काला पेंट पोत दिया गया, डामर पोत दिया गया उसको नया दिखाने के लिए। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर जनता को रोष था वो मुद्दा सही नहीं हुआ, रोड को उस हिसाब से जिस हिसाब से बनना चाहिए वो नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात ये कि सुरियावा नगर पंचायत में यह देखने को मिला है कि धार्मिक रूप से जो पोलराइजेशन है उसके चक्कर में कुछ लोगों ने, अभी आपने एक त्योहार बीता है, आप देखे होंगे, उस त्योहार में निकलने वाले जुलूस के लिए तत्काल में एक रोड बना दिया जाता है। चलिए, अच्छी बात है, आपका अगर उनसे सहानुभूति जुड़ी है, विकास का कार्य है, ठीक है, सब कार्य कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में अपने अपने धर्म को मानने की सबकी आजादी है। लेकिन जो रोड अच्छा था सुरियावा मार्केट का, उसमें आपने नाली बनाया और आज तक वो रोड को खोद के रख दिया और रोड चलने लायक नहीं बचा। तो एक नया काम करने से पहले जो पुराना काम आपने बिगाड़ के रखा है उसको आप सही करिए। और जिस संग अगर हम बात करें तो आप के नाम के आगे अक्सर समाज सेवी जुड़ा जाता है। अभी तक आपके द्वारा कौन सी ऐसे प्रमुख समाज सेवाएं हैं जो की गई हैं और क्या क्या आपके उद्देश्य हैं? मान लीजिए राजनीति तो है, ठीक है, अपनी जगह है, एक समाज सेवी के रूप में आपके क्या उद्देश्य हैं? और एक बार फिर से हम पूछना चाहेंगे कि 2027 को लेकर किस तरह तैयारी है आपकी और कौन से मुद्दे हैं? समाज सेवी, आपने अभी शब्द पूछा कि आप समाज सेवी हैं तो किस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं। आप लोग मुझे पिछले 6-7 सालों से जान रहे हैं।
आप लोग भी कई कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं कि आप याद होगा, आपको आज से 2 साल पहले आप लोग आए थे दारापट्टी में। दारापट्टी में वहाँ एक मैदान है जहाँ पे रामलीला होता है, मेला लगता है। अगल बगल के 3-4 गांव के लोग वहाँ पे जुटते हैं, लेकिन वहाँ लाइट की समस्या थी। वहाँ हाई मास्क लाइट की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि सामने मेला था, सामने रामलीला था। और वहाँ गांव वालों ने कई बार मौजूदा विधायक, मैं नाम लेके बोलना चाहता हूँ, मौजूदा विधायक जाहिद बेग के पास कई बार वहाँ के गाँव के लोग गए, नौजवान गए, बुजुर्ग गए, यहाँ तक कि उन्होंने वादा किया कि हाँ आपका लाइट मेला के पहले, रामलीला के पहले लग जाएगा। लेकिन निरर्थक, सब कुछ निरर्थक रहा। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख से भी बहुत प्रयास किया, कहीं से कुछ भी काम नहीं हुआ। तो नौजवान साथियों ने मुझे फोन किया कि भैया आइए, बस एक काम है। मैं वहां पहुंचता हूं और बताते हैं कि ऐसी समस्याएं। हाई मास्क लाइट हम लोगों ने रामलीला से पहले वहां पे लगा दिया है। आज भी आप रात को जाएंगे तो दुधिया रोशनी में पूरा रामलीला मैदान चमकता है, और आप लोग भी साक्षी थे, वहां पे गए थे, एज अ पत्रकार आप लोग गए थे जब वहां पे जिस दिन लगाया गया था। तो ये एक काम हुआ। दूसरा काम, आप क्षेत्र में निकलिए और किसी गांव में चले जाइए और बस पूछना कि शशांक मिश्रा ने इस गांव के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है, आपको उसका जवाब मिलेगा। जहां जहां तक मैं पहुंच सका हूं, जहां जहां तक लोगों ने मुझे कहा है, तमाम मंदिरों पे हमने लाइट लगाया है, चाहे कौड़र हो गया, चाहे महदेपुर हो गया, चाहे मौजूदा हो गया, चाहे इधर आप देख लीजिए लागनबाड़ी हो गया, चाहे दारापट्टी हो गया। हर जगह जहां जहां मुझे बोला गया है कि भैया यहाँ मंदिर है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पे लाइट की आवश्यकता है, हम लोग जनप्रतिनिधियों से कह के थक गए हैं, अगर आप चाहेंगे तो लग जाएगा। मैंने अपने धन से लगाया है, और मैं इस बात का मुझे बहुत गर्व है, और आगे भी मैं ऐसे कार्य करता रहूंगा। मैं तमाम शादियों में, बच्चियों की शादियों में मैंने मदद किया है, लेकिन मैंने ढिढोरा नहीं पीटा है, ये मेरे खून में नहीं है, मेरे ब्लड में नहीं है, और मैं आगे भी इस प्रकार की समाज सेवा करता रहूंगा। और काहे बगाहे आप लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोग देखते भी होंगे, और मैं हमेशा से भदोही विधानसभा के लोगों के लिए समर्पित रहूंगा। शशांक जी, अगर हम आधी आबादी की बात न करें, महिलाओं की, तो अधूरा रह जाएगी यह चर्चा। अगर बात करें महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी है भदोही में, उसको आप किस रूप में देखते हैं, और विशेष करके युवाओं से क्या आह्वान करेंगे अब की बात जो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जो महिला शक्ति है, जनता, आधी आबादी, भारत देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि महिला अपनी ताकत को समझते हुए, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे खेल हो, हर क्षेत्र में उनको आगे आना चाहिए, और आगे हैं भी। सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो महिलाओं को अपनी उन ताकत को समझना चाहिए, सरकार के द्वारा चलाए गए तमाम स्कीम, तमाम मुहिमों को समझते हुए, और हर फील्ड में भागीदारी उनकी होनी चाहिए। और रही बात अगर राजनीति की आप कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तमाम महिलाएं राजनीति में आएँ और राजनीति में भी अपनी सेवाएं दें। और निश्चित रूप से अगर आधी आबादी को हम लोग राजनीति से काट देंगे तो ये सही मायने में विकास नहीं होगा। जो युवा इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, खास करके जो नए वोटर बने हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो 2027 में चुनाव? जो नए वोटर युवा हैं, मैं उनसे हमेशा से अपील करते आया हूं, आज भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि समाज में किस प्रकार के लोग आप लोगों को बरगलाने के लिए लगे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से जो लोग शासन करते हुए आए हैं, भदोही विधानसभा में एक रूप से सत्ता चलाते हुए आए हैं, जो हमें और आपको प्रजा समझते हैं, ऐसे लोगों को हमें और आपको ठुकराना है। और आप अपना पहला मत एक स्वच्छ राजनीति के लिए, सभ्य राजनीति के लिए और भ्रष्टाचारहीन राजनीति के लिए देना है। भ्रष्टाचारियों को घर बैठाने के लिए आपका वोट महत्वपूर्ण होगा। आप सुन रहे थे शशांक मिश्रा जी को, जो कि एक समाज सेवी है, युवा नेता है। इन्होंने भदोही के तमाम मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, तमाम मुद्दों पर, भ्रष्टाचार पर खुल के चर्चा की। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव की आप तैयारी भी कर रहे हैं। आपने देखा कि इन्होंने जिन जिन मुद्दों पर बात की, अगर इनको मौका मिला, अगर ऐसा उन मुद्दों पर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आएंगे यहाँ पर और आप इनसे पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। और तब तक जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।